नमस्कार साथियों। विद्यार्थियों में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति समाज के लिए, पूरी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और पूरे प्रशासन के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और यह विषय ऐसा है जिस पर सामान्यतः चर्चा नहीं की जाती, लेकिन पिछले कुछ समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में और विद्यार्थियों के बीच जाकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना, उनको आत्महत्या की प्रवृत्ति से बचाने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए धार जिला प्रशासन ने परिचर्चा आयोजित की है, जिसमें हमारे बीच इंदौर से डॉक्टर बतूल सैफ़ी, जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर लंबे समय से कार्य कर रही हैं। इंदौर में आपने लंबे समय से विद्यार्थी बीच में काम किया है और कोविड के दौरान पुलिस के साथ मिलकर सृजन योजना और पुलिस कैडेट योजना में भी लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य की और विद्यार्थियों के बीच में जाकर काम किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम आपसे इसी विषय पर इस चर्चा का शुरुआत करना चाहेंगे कि बहुत तेज़ी से हम ये खबरें लगातार आती हैं कि बच्चों के बीच में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है और बच्चे ये हर वर्ग के हैं। धार जिले के संदर्भ में विशेषकर हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में भी ये घटना बहुत तेज़ी से आ रही है और पिछले 2 वर्षों में धार में हॉस्टल्स में रहने वाले कुछ जनजातीय वर्ग के बच्चों ने आत्महत्या की है या उसके प्रयास किए हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सबके लिए कि हमारे मन में प्रश्न ये आता है कि हम ऐसे बच्चों को प्राथमिक रूप से कैसे पहचानें या उनके क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे कि हम उनका प्रारंभिक स्तर पर ही कहीं रोकथाम कर सकें या उनको काउंसलिंग कर सकें। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका कि हम लोग अक्सर जानते नहीं हैं, हमारे बीच में से ही होते हैं और लक्षण वो शो कर भी रहे होते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। इन लक्षणों को मैं बोलूँगी मदद की पुकार। वो बार बार वो पुकार रहे हैं हमें कि हम मुझे मदद चाहिए, हमें मदद कीजिए, मगर हम उस पुकार को नहीं सुन पा रहे हैं। अब हम उन्हें कैसे पहचानें? जैसे टीचर्स का या जो भी उनके साथ छात्रावास में बच्चे रहते हैं या पेरेंट्स रहते हैं, हम अक्सर एक नॉर्मल सा एक बिहेवियर होता है सबका, ठीक है, जो हम देखते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग कर रहे हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जो रोज़मर्रा के बिहेवियर में कहीं कुछ बदलाव आना शुरू हो गया है, अब वो बदलाव उनके पहनने ओढ़ने में भी आ सकता है। जो बच्चे पहले बहुत अच्छा लगता था उनको, बहुत सज संवर के निकलना, बहुत अच्छे से निकलते थे बाहर, अब वो अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे भी बाहर आ रहे हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। हाँ, उदासीन हो बातों में उनकी आपको निराशा दिखाई देने लगेगी। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस अब क्या करना है, थोड़े दिन और झेल लो मुझे, थोड़े दिन बाद तो तुमको, मैं तो वैसे भी जाने ही वाला हूँ। इस तरीके की निराशाजनक बातें जब वो करने लग जाते हैं, और ज़्यादातर ऐसी बातें उनके दोस्तों के साथ होती हैं उनकी, या जो उनके पेरेंट्स कभी उनको कभी डांट दिया, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो ऐसी बातें वो अक्सर करने लग जाते हैं। तो बातों में आपको निराशावादी एक उनकी सोच दिखाई देगी। कपड़ों के अंदर आपको दिखाई देगा कि उनका व्यवहार और उनका ड्रेसअप सब बदलने लग गया है। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं, उसकी प्लानिंग पर भी काम करने लग जाते हैं। उसके रिसोर्सेज जो मतलब जिन तरीक़ों से वो कर सकते हैं उसके ऊपर भी उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। यह देखने में आया है कई बार कि हम जो सोशल मीडिया पर इस तरह की घटना की डिटेल जब पढ़ते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर हाउ टू सुसाइड या आत्महत्या कैसे करें, इनके उसको बाकायदा सर्च किया हुआ होता है। जी जी। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि ये भी महसूस हुआ है कई बार हमें अपने अनुभव से भी कि ऐसे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं वो उसके पहले, ठीक पहले या कुछ दिन पहले एकांत पसंद करने लगते हैं, अपने परिवेश से कट जाते हैं। तो क्या भी यह भी एक लक्षण है उसका? बिल्कुल सर, ये एक बहुत मतलब कहना चाहिए एक तीक्ष्ण लक्षण है कि जो दिखाई देता है हमको कि वो धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप में जाना पसंद नहीं करते, अपने फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं उसमें से कटने लग जाते हैं, समुदाय से धीरे धीरे अलग होने लग जाते हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी उनकी रुचि कम होने लग जाती है। कई बार पढ़ाई ही कारण होती है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाना या रिज़ल्ट जो उनका गिरता जाता है, यही उनका कई बार कारण होता है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में देखेंगे कि वो अकेलापन, शांत रहना, अकेले में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इस तरह के लक्षण के आधार पर जो लोग शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वार्डन्स हों या हमारे शिक्षक हों या हमारे, बल्कि हम ये तो कहूँ परिवार का भी एक चूँकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारे पेरेंट्स हो, तो उनको इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। बीते वर्ष में ये देखने में आया है कि
युवा वर्ग के, खासतौर से विद्यार्थी वर्ग के। एनसीबी की रिपोर्ट है कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 22% बच्चों ने आत्महत्या की है या आत्महत्या के बारे में कम से कम एक बार गंभीरता से सोचा है। क्या किशोरावस्था में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है मैम? जी हाँ, ये देखा गया है क्योंकि किशोरावस्था में हम सब जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं। कई बार उनके शारीरिक जो बदलाव आते हैं और मानसिक बदलाव आते हैं, दोनों ही बदलाव की वजह से वो उससे उनको अफेक्ट होता है उन चीज़ों से। तो ये चीज़ें किशोरावस्था में रहती हैं। कई बार इसके साथ साथ में बुलिंग का भी देखा गया है, बुलिंग, रैगिंग या और जो स्ट्रेस उनके ऊपर होता है इस समय, एक अपनी एक पहचान बनाने की एक बहुत बड़ी उनके ऊपर चीज़ रहती है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, अब मुझे अपने माँ बाप से अलग होकर अपना खुद की एक पहचान बनानी है। तो उसको भी अगर कभी वो सही से नहीं कर पाते हैं, फ्रेंड्स में के बीच में मजाक का कारण बन जाते हैं, तो ये सब कारण भी होते हैं जो युवावस्था में स्पेशली देखे जाते हैं। और जो दौर रहता है कि अब वो बच्चे भी नहीं हैं और अभी पूरी तरह वयस्क भी नहीं हुए हैं, और ऐसे दौर में अपनी पहचान बनाना और साथ साथ समाज का, परिवार का और शैक्षणिक संस्थाओं का दबाव भी झेलना। तो किशोरावस्था में इस तरह के सामान्य परिस्थितियों में अधिकतर लोग इसको कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। अभी हमने बात की कि ये इनके लक्षण होते हैं, इनके कारणों पर हम और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से, जैसा भी आपने कहा कि बुलिंग एक कारण है, अलावा इसके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आर्थिक सामाजिक कारण हैं, पारिवारिक दबाव भी है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में, खासतौर से जनजातीय वर्ग के बच्चों में हम देखें कि माँ बाप बड़ी एक कमज़ोर पृष्ठभूमि से होते हैं, बड़ी उम्मीदों से अपने बच्चों को वो हॉस्टल्स में भेजते हैं और उनके बहुत सपने होते हैं, और किसी भी कारण से, भले वो कोई भी कारण हो जिन पर और चर्चा करेंगे, यदि बच्चा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वो उसके ऊपर एक दबाव रहता है। ऐसे मुख्यतः कौन कौन से कारण होते हैं जिससे कि हम बच्चों को आत्महत्या की प्रवृत्ति जिनमें पनपती है, ये थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। अवसाद देखा गया है कि डिप्रेशन या तो रैगिंग या बुलिंग की वजह से भी कई बार ऐसे कुछ हादसे उनके लाइफ में हुए हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। पीटीएसडी की श्रेणी में लेते हैं हम उसको, या डिप्रेशन, भूख नहीं लगती है, बहुत नींद में कमी हो जाती है, उदासीन रहना, बहुत ज़्यादा रोना, या कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना या एकदम शांत हो जाना, इस तरह के जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, ये कारण हो सकते हैं। बुलिंग, रैगिंग जैसे मैंने आपको बताया। सोशल मीडिया का भी अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है जो बच्चों में देखा जा रहा है। अभी आपने कुछ रीसेंट केसेस सुने होंगे, गेमिंग को लेकर के भी कुछ सुसाइड्स हुए हैं। आर्थिक समस्या को लेकर के तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि आर्थिक समस्या का भी कहीं ना कहीं दबाव होता है, उसकी वजह से भी सुसाइड्स होते हैं, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा जो किशोरावस्था में हम देखते हैं वो है ड्रग्स का सेवन भी एक कारण है। नशे का सेवन जी, नशे का सेवन करना भी एक ये कारण रहा है इसके अंदर। कंपैरिजन, अब तुलनात्मकता जो प्रवृत्ति रहती है, टीचर्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है, और बच्चे खुद की भी तुलना करने लग जाते हैं दूसरों से। ये भी एक प्रवृत्ति उनमें देखी गई है जो कारण रही है इसका। हम जैसा जानते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, और हमारे धार जिले में भी तकरीबन 50+ % आदिवासी बच्चे हैं और आदिवासी समुदाय निवास करता है। क्या आदिवासी समुदाय में बढ़ती हुई आत्महत्या का एक कारण ये भी हो सकता है कि वे अपने जब पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, तो अपने समाज की जो मूल धारा उससे कहीं ना कहीं कट जाते हैं? तो क्या इसका ये कारण हो सकता है? जी बिल्कुल। हम जब आदिवासी की बात करते हैं तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ये ख्याल हमारे मन में आता है। जल जंगल जमीन, जंगल जमीन, बिल्कुल आपने उन्मुक्त जीवन जीते हैं, खुल के जीते हैं। अपने माँ बाप से दूरी, पढ़ने के लिए कभी छात्रावास में आते हैं, वहाँ से उनका जो सामुदायिक एक उनका जो रहना और खाना सब चीज़ें रहती है वो बदलने लग जाती हैं। माँ बाप से दूरी, बहुत ज़्यादा उनसे मिल नहीं पाना, अपनी बात नहीं समझा पाना, ये भी एक चीज़ देखी गई है कि जो एक लैंग्वेज है उनकी, जो कम्युनिकेशन, जी बिल्कुल, मैं उसी विषय पर आना चाह रहा था। हाँ, बात करते हैं हम तो अपनी बात को अगर हम दूसरे को नहीं समझा पा रहे तो वो एक बड़ी चिंता का मेरा विषय खुद का भी हो अनुभव जाता रहा है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में देखा है कि जनजातीय वर्ग के अगर बच्चे हैं तो वो अपने एक समूह में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल जो उसी समुदाय के हैं। अपनी उनको क्लासेस का मैं अगर लिविंग एग्जांपल बताऊं तो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों से प्रश्न पूछा गया, उनको उत्तर आते हैं लेकिन वो क्लास में जवाब देने से हिचक रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं भाषा और परिवेश से कटाव भी इसका एक कारण है, बिल्कुल है। अपने आप को वो तुलनात्मक जब करते हैं, एक दृष्टिकोण उनका वो रहता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर या नीचा सा फील करते हैं, उनमें उनके साथ में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ भी एक उनके अंदर कमी लेके आती है, एक हीन भावना जिसको हम बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे पनपने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर इससे एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि हमारे बीच में कई बार देखने में आया कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और छात्रावास जो है वो जनजातीय वर्ग का है, तो उसमें वार्डन से लेके सभी लोग जो हैं वो जनजातीय समुदाय के ही होंगे, ये नियम है। अच्छा, उसमें ओके। अधिकतम लोग, उसमें विद्यार्थी भी सारे जनजाति ही होंगे, उसमें आदिवासी ही होंगे, या अगर दूसरे किसी समुदाय का तो उसमें वही लोग होंगे। तो यहाँ पर समुदाय का तो उनको सहारा मिल रहा है, फिर ऐसे कौन से कारण है कि जनजातीय छात्रावास में रहने वाला ही बालक या बालिका अपने ही लोगों के बीच, वो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनके पीछे प्रताड़ित होकर या अकेलापन महसूस करके वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है? जी, इस विषय में मुझे लगता है कि अपनी बात को ना समझा पाना सही तरीके से, ये एक सिर्फ जनजातीय तक नहीं, अगर हम ये कहें एक मनुष्य की हैसियत से हम देखते हैं, जी, उसकी दृष्टि से जी, देखते जी, हैं, जी। तो हम देखते हैं कि कॉमनली ये चीज़ होती है कि कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुल के नहीं बता पाते या बताना चाहते भी हैं, ओके, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि आज के समाज में ऐसा जो अभी जो एक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, हम सब बताना चाहते हैं पर सुनने वाले लोग नहीं हैं। कई बार वो जो एक प्रोफेशनल हमको गाइडेंस चाहिए होता है, उसकी कमी भी ये रीज़न हो सकता है। क्या एकल परिवारों का बढ़ता हुआ जो आजकल दायरा है, और जो पहले संयुक्त परिवार होते थे उनका जो ख़त्म हुआ है वो, क्योंकि संयुक्त परिवार में, जैसे आप भी शायद संयुक्त परिवार में आपने अनुभूत किया होगा, हम भी बिल्कुल। महसूस कर चुके हैं कि वहाँ पर यदि पिताजी से बात नहीं भी हो रही है तो चाचा जी से बात हो रही है, या चचेरे भाई से बात हो रही है, या भाई इतने हैं परिवार में कि उन्हीं से बात हो रही है, या बहनों से बात हो रही है। अब जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है पिछले समय के साथ जो बढ़ा है, क्या संयुक्त परिवारों का ख़त्म होना, एकल परिवारों का बढ़ना भी इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कहना हमें बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं सुनने है। वाला नहीं है। माँ वही बाप मैंने- दोनों अर्निंग में व्यस्त हैं, या उनकी अपनी एक जीवन शैली है, बच्चे परिवार में भाई बहन है तो बहुत बड़ी बात है, या दो हैं तो बड़ी बात है, अदरवाइज सिंगल चाइल्ड होता है तो वो बच्चा घुट के रह जाता है। क्या ये उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है? सर, कारण तो है बिल्कुल। मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास आजकल बात करने वाले कम हो गए। वर्चुअली जब हम बात करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया की, तो बहुत दोस्त हैं हमारे पास, पर एक जो हमको एक मानवीय रिश्ता, उसको कोई भी चीज़ उसको उसके ऊपर नहीं है और उसको Substitute नहीं नहीं कर लेते, सकती, कोई उसको substitute सब्स्टिट्यूट नहीं नहीं कर कर सकती। तो वो चीज़ की जो कमी एक खल रही है, वो तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जनजातीय लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए वो चीज़ कमी खल रही है। इसी से प्रश्न निकल कर आता है कि जैसा आपने कहा कि वर्चुअल फ्रेंडशिप बहुत है, हमारे पास फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पर हमारे लाइक करने वाले हज़ारों की संख्या में जी, हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा कोई ऐसा नहीं जिसके कंधे पर सिर रख के हम अपनी बात कह सकें, या आवश्यकता पड़ने पर उसका हाथ थाम सकें। जी, सबसे क्या ज़्यादा सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी कहीं ना कहीं बच्चों को अकेला कर रहा है और उनको आत्महत्या के लिए उकसा रहा है? सर, मैं इस विषय में ये बोलना चाहूँगी कि जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में इतने टाइम से, एक कंपैरिजन जो आ रहा है, आपको सोशल मीडिया पे जो लाइव दिखाई देती है, असल में वो ज़िंदगी नहीं होती है ना। वो उस रील ज़िंदगी का एक पार्ट है, वो जो रील्स हम देखते हैं वो ज़िंदगी का एक पार्ट है, ठीक है। पर जब हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो तुलनात्मकता वापस चालू कि उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं और हमारी ज़िंदगी में हम वैसा नहीं कर नहीं। पा रहे हैं। तो वो जो एक जो वो बोध होता है, जो तुलना चीज़ करने होती है, लगता है। तुलना करते हैं हम, और एक जो हमको एक अभाव फील होता है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर डीपली, एक किशोर मन कैसा होता है, कोमल सा मन होता है जी। ना, तो अभी वो पूरा परिपक्व हुआ है, ना तो वो बच्चा है, अभी वो खुद ही जानने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। तो कई बार ऐसे में वो गलत धारणाएं बना लेता है। और आपने जैसा कहा कि एक कंधा नहीं है हमारे पास। हाँ, ये कंधा नहीं जिस हाँ। पर हम सर रख के रो बिल्कुल। सकें, और कोई हाथ नहीं है जिसको हम थाम सकें आवश्यकता पड़ने पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जो दूसरी समस्या में जब किशोरों के साथ काम करती हूँ, तो एक आ गई है उनके अंदर ट्रस्ट या विश्वास की समस्या। जी। हम अगर किसी को अपनी बात बताएं तो वो उस तक रहेगी, इसका क्या भरोसा।
ये बहुत सही कहा है आपने। और जैसा अभी आपकी बात से निकल गया कि बहुत ज़रूरी है कि रील और रियल के बीच में उनको अंतर समझाया जाए कि वो 2 मिनट 12 सेकंड की जो रील है वो पूरी रियल नहीं जिंदगी है, वो नहीं रियल नहीं है। हम्म, उसमें सब कुछ कैमरे के सामने अभिनय किया जा रहा है और वास्तविकता और जीवन कुछ और अलग है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है जिसने लोगों को अकेला किया है। बिल्कुल। समय बिताने का साधन तो दिया है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, नहीं। क्वालिटेटिव नहीं है। वो केवल और केवल नकारात्मकता की ओर बढ़ा रहा है। हमने अभी तक लक्षणों पे बात की, हमने कारणों पे बात करी। हम एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हमारी भूमिका क्या हो सकती है और इनका निदान हम किस प्रकार से करें, क्योंकि देश का युवा देश का भविष्य है। बिल्कुल सही कहा। यदि 22% हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचते हैं कभी न कभी, तो इसका मतलब अपना भविष्य धीरे धीरे खो रहे हैं। ऐसे दौर में जब अधिकतर परिवारों में एकल बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, और उसी स्थिति में यदि वो बच्चा किसी भी कारण से आत्महत्या कर लेता है तो हमने न केवल एक अपना देश का आने वाला भविष्य खोया, बल्कि वो परिवार जिसका बच्चा गया वो भी हमेशा हमेशा के लिए बहुत गहरे अवसाद में चला जाता है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी भूमिका क्या हो। हम, क्योंकि ये भी तथ्य है कि माँ बाप के पास भी अब वो समय नहीं है कि अपने बच्चे की बातें सुन समय सकें। का अभाव है, दोस्त नहीं है, टीचर बहुत सारे दबावों में है और वो बच्चों से उनका संवाद नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप इसमें अभिभावक की और टीचर की या वार्डन की, जो हॉस्टल में उनके संग पूरा समय गुजार रहे हैं, उनकी क्या भूमिका देखती हैं आप? जी, ये हम सबके लिए ही है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी अब आगे कि हम सबको ही अब एक बिल्कुल कॉशियस तरीके से रहना चाहिए। अपने आसपास एक ऑब्जर्वेंट जो हम बात करते हैं ना, कि अपने आसपास आप देखते रहिए, जानिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके के बारे में सोच रहा है, तो उससे हम कैसे उसको जान सकें और हम कैसे उसको मदद प्रोवाइड कर सकें, दोनों चीज़ें। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। एक ऑस्ट्रेलिया में एक इंसान थे, एडी रिच करके, उनको वो एक क्लिफ पे रहते थे, एक पहाड़ की चोटी पे रहते थे। उन्होंने देखा कि उस पहाड़ की चोटी पे ज़्यादातर लोग आते हैं कूदने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ शुरू करी। वो बहुत कॉशियस रहते थे, देखते रहते थे, सचेत रहते थे। जो भी वहाँ आता था वहाँ से कूदने के लिए, वो उसे अपने घर ले जाते थे, उसे कॉफ़ी पिलाते थे और उससे बातचीत करते थे। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा एक तरीका बताया कि जब उन्होंने इस प्रक्रिया को चालू करा और वो कंटिन्यूस करते रहे, कई लोगों ने कूदने का अपना जो मन बनाया था उससे वो हट गए। उन्होंने ऐसे कई लोगों की जानों को बचाया, सेव किया उन्होंने। ये एक तरीका है कि हम थोड़ा सा कॉशियस रहें, अवेयर रहें, जाने हमारे आसपास ऐसा कोई कुछ करने की सोच तो नहीं रहा, प्लान तो नहीं कर रहा। इसके लिए हम उससे, एक मिथ है, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि सुसाइड के बारे में बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, लोग उसके बारे में कर लेंगे वो। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा कहीं कहीं दिख रहा है, जो मैंने आपको लक्षण बताए आगे, अगर वैसा कहीं पर भी कुछ भी दिख रहा है, आप बात करिए, खुल के उनसे प्रश्न कीजिए। प्रश्न आपके ऐसे होना चाहिए कि जो उनको, उनसे अंदर की बात को निकलवा सके। ओके, पहले तो आप उन्हें दिलासा दीजिए, हमने जो बात करी कि एक कंधा जो हमें चाहिए वो उन्हें दीजिए। उससे प्रश्न करिए क्या है, क्या चीज़ उनको परेशान कर रही है, इस विषय में वो बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आपसे। ओके, अगर आप उनको प्रश्न के थ्रू धीरे धीरे आप उनसे बातें करते चले जाते हैं आगे, तो धीरे धीरे उनको आप राज़ी करिए, तैयार करिए, ओके, ताकि वो आपको बता सकें। और अगर आपके साथ वो नहीं बता पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप उन्हें तैयार करिए कि जो भी इसके लिए सही इंसान है उस तक के वो उसको उस तक आप उसे पहुंचा दीजिए। जैसे कि कई काउंसलर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो वार्डन्स वगैरह हैं, जो आपने बताया कि वार्डन हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। जितनी हद तक आप बात कर सकते हो बच्चे के साथ, प्यार से उससे बातें पूछ सकते हो, पूछो, और नहीं तो उसको आप आगे की तरफ रेफ़र कर दो जहाँ पे उसको सही ट्रीटमेंट मिल सके। नियमित काउंसलिंग उसकी ज़रूरी है। काउंसलिंग उसकी, अगर वो आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो फिर आप उसको आगे रेफ़र करिए। काउंसलिंग मोटे तौर पे मनोवैज्ञानिक के पास आप भेजिए कि वो परेशानी को समझ सकें और जान सकें। इसके साथ ही
अभी जो हम छात्रावास में जो चीज़ें हम कर सकते हैं और आगे के, ताकि ये प्रिवेंटिव मेजर जिन्हें हम कहेंगे कि ना हो इस तरीके की चीज़ें, तो बच्चों के साथ आप एक संवाद, ओपन कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, एक खुला संवाद हमारे बच्चों के साथ में रखिए, जहाँ हर बच्चे को छूट दी जाए कि वो अपने मन की बात कहे। ओके, अगर वो खुद बाहर आके नहीं कह पाता तो उसके दोस्तों के साथ वो बात करे, उसकी कोई ऐसी टीचर होंगी या ऐसा कोई ना कोई ऐसा होगा, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करता होगा। हाँ, कंफर्टेबल महसूस करता होगा, उनके साथ बात करे वो। दूसरी बात है, पेरेंट्स को भी बुलाकर हमको इस बारे में बताना चाहिए, जो हम बोलते ना, अभिभावकों की बैठक होनी चाहिए इन चीज़ों पे, उनसे भी इस विषय वस्तु पे उनसे भी बात की जाना चाहिए और उनकी भी परेशानियों को समझना चाहिए। कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ा रहे हैं या मुझे भेज दिया है यहाँ पर, मैं तो उनके लिए बोझ हूँ, इस तरीके की बातें बच्चों के दिमाग में अक्सर आ जाती हैं। तो ये सब संवाद के थ्रू ये सब चीज़ों के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। टीचर्स को अगर कहीं कहीं कुछ भी थोड़े से भी लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे, तो उनको बहुत प्यार से अच्छे से उनसे पूछना चाहिए। अगर बच्चा बताना चाहे तो ठीक है। कई बार ये भी देखा गया है सर कि बच्चे ने जैसे बोल दिया कि मैं तो सोच रहा था कि अब ख़त्म कर दूं इस ज़िंदगी को, तो हम शॉक हो जाते हैं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़े ना होता है। अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो हम उसके ऊपर उसको जज करने लग जाते हैं, उस बच्चे को, उसको समझाइश देने बैठ जाते हैं, उसको मॉरल्स बताने बैठ जाते हैं कि नैतिक मूल्य क्या है। ऐसे थोड़ी कोई अपनी जान लेने की बात करता है, पर वो समय ये सब करने का नहीं होता है। ये समय है कि सिर्फ बेल है जिस पे हमें एकदम से सचेत हो जाना चाहिए कि अगर इसकी जुबान पे बात आई है, इसका मतलब मन में कई बार वो बात आ चुकी है और अभी हमको इसको सिर्फ कंधा देना है, इसको सिर्फ सुनना है। प्राथमिक रूप से उसको यही करना है। उस पर विश्वास करिए, उसको समझाने की बजाय उसे सुनिए आराम से, फिर आप डिसाइड करिए कि उसको हम किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मुख्यतः आवश्यकता इस बात की है कि पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स और वार्डन्स के बीच में इस विषय को लेकर जागरूकता पैदा की जाए और कम्युनिटी बेसिस पर भी सर जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से टैबू सब्जेक्ट है सोसाइटी में। अगर कोई हमारे परिचित के बच्चे ने या बच्ची ने अगर ऐसी कोई कोशिश की भी है तो उन सब का प्रयास ये रहता है कि बात किसी को मालूम ना पड़े, छुपाया जाए इसको, क्योंकि वो उसको बहुत नेगेटिवली, उसको सोसाइटी उसको बड़ी नेगेटिवली देखेगी। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि ठीक है हर एक को ना बताएं, लेकिन जो उसके जानकार लोग हैं या जो विशेषज्ञ लोग हैं जैसे आप हैं, या जिस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य में काउंसलिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग उन तक उनको लेके जाया जाए। यहाँ पर ये बात और आती है मैम कि हम जानना चाहेंगे कि क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग तरह के काउंसलिंग मॉडल की आवश्यकता है, या उनके लिए कुछ अलग मॉडल डेवलप करना चाहिए हमें, या सामान्य, क्योंकि बच्चे मोटे मोटे तौर पर उनकी समस्याएं एक ही हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि वो परिवेश से कटे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक कारण भी उसका एक कारण होता है, माँ बाप से दूरी होती है, तो क्या इसके लिए हम कुछ विशेष प्रयास कर सकते हैं? ज़रूर सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इनके लिए हमें उनकी कम्युनिटी के हिसाब से ही, उनका जो समुदाय है उस हिसाब से ही मॉडल्स को डेवलप करना चाहिए, जिसमें हमको समाज के बड़े जो उनके लोग हैं, जो जिनको वो मानते हैं, माँ बाप से भी ऊपर जिनको जो समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी साथ में लेना चाहिए, माँ बाप भी साथ में हो और बच्चे, तीनों मिल कर के एक मॉडल ऐसा प्रिपेयर करा जाना चाहिए। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं के आधार पर उस मॉडल को बनाया जाना चाहिए, जिसमें उनके समाज के वरिष्ठ लोग शामिल हो, वो लोग जिनके समाज पर प्रभाव रहता है, धर्मगुरु होते हैं या सरपंच हैं या तड़वी हैं जो इस क्षेत्र में खूब चलता है, और उसी समुदाय के वो अधिकारी या शिक्षक जो उस समुदाय से निकलकर आज समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति में है, अगर उनको लेकर साथ में इस प्रकार के प्रयास किए जाएं तो जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में शायद बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। जो हमने बात करी ना सर, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस विषय को छुपाने की बजाय इस पर खुलकर बात करें। काउंसलिंग में हम मोटे तौर पर हम बातचीत ही करते हैं, जो आप लोग करते हैं, या दूसरे जो हमारे काउंसलर्स हैं वो बात करते हैं कि विद्यार्थी या छात्र के मन में या युवा के मन में क्या है,
उसको निकालने का प्रयास, उसका धीरे धीरे उसका विश्लेषण। एनजीओज भी इसमें काम कर सकती हैं जी। एनजीओज के साथ मिलकर ये काम किया जा सकता है। और प्राथमिक लेवल पे जो हमारे वहाँ पर जो आंगनवाड़ी के सेटअप्स होते हैं वहाँ पर, या उससे थोड़े आंगनवाड़ी में तो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, हाँ, लेकिन उच्च- हाँ मिडिल क्लास माँ के बाप बाद को हम इसकी माँ बाप आवश्यकता को हम महसूस इस ज़्यादा होती बारे है। में अवेयर कर सकते हैं। स्कूल्स में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात है सर, जीवन कौशल। स्किल। अभी आपने बिल्कुल लाइफ स्किल्स का लाइफ सुना स्किल्स की होगा बात कर कि रहे हैं। आज लाइफ स्किल्स के ऊपर हमको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे जैसे छोटी छोटी समस्याओं से नहीं निपट पा रहे हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके के जो विषय बच्चों को बताए जाते हैं, उनको शुरू से तैयार किया जाता है कि अगर जीवन में कभी कोई समस्या आए तो आपको कैसे उससे निपटना है। यहीं से एक चीज़ निकलती है कि अधिकतर बच्चे आजकल, हमने हमारे करिकुलम में, हमारे दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई हैं, और उसके पास, जो विद्यार्थी के पास या युवक के पास समय है, वो समय उसका मोबाइल में ज़्यादा जा रहा है। क्या हम बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को अगर शारीरिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा मोड़ते हैं तो क्या उससे हम बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं, या इस प्रवृत्ति से दूर होने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शारीरिक गतिविधि, हम जब किसी मानसिक विकार की भी बात करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा शारीरिक गतिविधि हो उतना ही अच्छा है। शारीरिक गतिविधि में हम एक्सरसाइजेस भी इसमें कर सकते हैं, बच्चों के छोटे छोटे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसकी तरफ अब उनको ज़्यादा अगर झुकाव होता है तो बहुत अच्छा है, वहाँ वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर पाते हैं। जी वही, क्योंकि ये सामान्यतः देखने में नहीं आता कि किसी खिलाड़ी ने आत्महत्या की हो, और वर्ग के मुकाबले बहुत उनमें संख्या बहुत कम है, क्योंकि पूरा तनाव, वो पूरे उनके हार्मोन्स, पूरा उनका शरीर का अतिरिक्त ऊर्जा, वो सब हमारे खेल के मैदान पर निकल जाती है। और कहीं ना कहीं चूँकि वहाँ पर वो फिजिकल टच में आते हैं दूसरे बच्चों के, तो उससे उनका बंधन जो है, स्नेह है या विश्वास है, या जो आपस में मिलने जुलने की प्रवृत्ति है, क्योंकि खेल बहुत कुछ सिखाते हैं हमको, बिल्कुल, तो वो और अधिक मजबूत हो जाती है, और उनको एक नया क्षेत्र मिलता है जिसमें वो अपनी भावनाओं को किसी और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में। कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है जी, चिड़चिड़ाहट, और ये सब चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से निकल जाती है। साथ ही मैं इस पर एक बोलूँगी कि एक जो हमने अभी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं योगा और मेडिटेशन के बारे में, इसके सर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। अगर हम बचपन से ही बच्चों में ये आदत डाल देते हैं, कुछ समय खुद के साथ बैठने की, कुछ थोड़ा सा योगा करने की, तो उससे भी बच्चों का माइंड बहुत रिलैक्स होता है और उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जो अगर उनको सोशल मीडिया से भी हटाएगा, हम बोलते हैं कि मोबाइल का टाइम उनका कम होता जाएगा और यहाँ वो हेल्थ की तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो मोटे तौर पर हम कहें कि विद्यार्थियों के बीच में अगर हम इस प्रवृत्ति को घटाना चाहते हैं, एक तो उनको बातचीत के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं उनके बीच में बढ़ाएं। तीसरा, जैसा कि आपने अभी कहा कि और स्कूलों में उसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं, योग और ध्यान जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दें। ये हमारे प्रारंभिक रूप से इस तरह की कार्रवाइयों को करने से, ऐसी क्रियाओं को करने से हमारे समुदाय में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है बच्चों में, उसको हम कहीं ना कहीं एक चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर, चूँकि हमारे बीच में जागरूकता उत्पन्न हो चुकी होगी, तो हम उन लक्षणों को पहचान कर खुद पहले प्राथमिक रूप से प्रयास करें, उसके बाद में उनको जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं उनके बीच में लेके जाएं। बिल्कुल सही कहा सर। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देखने के लिए है कि जो ड्रग के बारे में, नशे की मैंने आपको बताई थी बात जी, नशे उस पर भी चर्चा ज़रूर होना चाहिए। एक चेक भी होना चाहिए उसमें कि आसानी से ना मिले बच्चों को, कहीं ना कहीं से वो लोग ले ही लेते हैं, तो ये चीज़ पर भी रोकथाम होना ज़रूरी है। दूसरे, इस तरह के जो मीन्स की मैंने बात करी थी कि जिससे वो सुसाइड कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी उनको नहीं होना चाहिए, वो भी उनको आसानी से नहीं मिल पाना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हमारे स्तर पर करने की हैं, जो कि एक प्रारंभिक स्तर पर की जा सकती हैं। आज के भी दौर में हर जगह इस प्रकार के एक्सपर्ट काउंसलर्स या जागृत हमारे शिक्षक या वार्डन या पेरेंट्स तक हर जगह उपलब्धता नहीं हो सकती। क्या शासन के रूप में या किसी सिस्टम के रूप में कुछ ऐसी हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के मानसिक जो उनके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं या चिंताएं हैं, उसमें मदद कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शासन ने भी हमारे को बहुत सारी हेल्पलाइंस दी हुई हैं। एक टेलीमानस करके हेल्पलाइन चलती है, जिसके जी उस पर बच्चे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा है एक सुसाइड प्रिवेंशन एंड क्राइसिस हेल्प, उस पर भी कॉल किया जा सकता है, वन लाइफ के नाम से है।
ये नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बिल्कुल। और आप ये नंबर्स बिल्कुल सब जगह, मेरे हिसाब से तो हर जगह ये डिस्प्ले होना चाहिए। हाँ, ये सभी शैक्षणिक क्योंकि संस्थाओं में सभी इसको हम शैक्षणिक डिस्प्ले करना संस्थाओं ही में चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। विद्यार्थियों में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति, इसके लक्षण, कारण और निदान, इस विषय पर आज डॉक्टर बतुल सैफी के साथ जिला प्रशासन धार की ओर से यह परिचर्चा आयोजित की गई थी। इसके माध्यम से हेल्पलाइन 9 के माध्यम से हम किस प्रकार से विद्यार्थियों में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति पर रोकथाम कर सकते हैं, पालकों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षकों और वार्डन को जागरूक कर सकते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। इसके पश्चात ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये स्क्रीन पर भी हम प्रदर्शित करेंगे और सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचाएंगे। आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पढ़ रहे हैं या मानसिक उनकी दुश्चिंताएं हैं उसके संबंध में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आपका यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत